नमस्कार। मैं वैद गुंजन अग्रवाल रामपुर उत्तर प्रदेश में से हूँ। सबसे पहले तो मैं फ़ेसबुक पेज हेल्थ लिंक तथास्तु के ओनर्स का आयोजक का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने ये महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है अपनी बात कहने के लिए। मैं रामपुर में पिछले 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जैसा कि मेरे नाम के आगे लगा है वैद, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के ज़रिए ही मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। और मेरे फ़ोर फादर्स, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, एक परंपरा से हम पिछले कई सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है आज के समय में। और देखा जाए तो एक यानी अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में देखें तो 90% लोगों को साल में एक बार माइग्रेन का अटैक देखा जाता है। और जिसमें से और हम फ़िल्टर करें तो 40% पॉपुलेशन को साल में एक बार एक सीवियर अटैक माइग्रेन का होता है। तो क्या है बीमारी? थोड़ा-सा पहले बीमारी के बारे में समझेंगे, क्यों होती है बीमारी, उसके बारे में समझेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे। तो माइग्रेन एक टाइप का हेडेक रहता है, जिसमें कुछ लक्षण रहते हैं जैसे अ, सिर दर्द के टाइम में उल्टी होना, उल्टी के साथ या उल्टी ना होना, किसी का उल्टी होती है, किसी को जी मिचलाता है। और साथ में जब हेडेक होता है उस टाइम तेज़ आवाज़, तेज़ रोशनी अच्छी नहीं लगती है। मन करता है कि अंधेरे कमरे में हम लेटे रहें, किसी से बात ना करें, किसी को हमसे बोले नहीं। और अक्सर देखा जाता है कि आधे सर में दर्द, मतलब पेशेंट के हाफ हेड में एक दर्द का महसूस होता है, आधे सर में बिल्कुल नहीं होता है। पर अ, कई पेशेंट का आधे सर से स्टार्ट होके पूरे सर में लेटर ऑन दर्द फैल जाता है, तो उसको भी हम माइग्रेन की कैटेगरी में लेते हैं। साथ ही साथ जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पल्सेटिंग पेन, यानी कोई नस फड़कने वाला जैसा पेन रहता है। पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे कोई नस फूल गई है, नस सूज जाती है मेरे सिर की, और जैसे कोई हथौड़े मार रहा है हमारे सिर में, इस टाइप का पेन महसूस होना। और ये बहुत कॉमन हो गया है, मतलब आप ये देख के चलें तो आए दिन लोगों में इस टाइप के हेडेक देखे जाते हैं। अब बट लोग ये है कि महीने में एक बार हेडेक हुआ, गोली खाए, चल दिए, चलता रहता है। पर लोग अवेयर तब होते हैं जब हफ्ते में 2 बार 3 बार हेडेक हो रहा है, 3 बार गोलियाँ खानी पड़ रही हैं। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि गोली खा के भी सिर दर्द नहीं रुकता है। और क्या लक्षण रहते हैं, जैसे दर्द हल्के-हल्के बनना चालू हो जाता है। जो माइग्रेन के पेशेंट रहते हैं उनको एहसास हो जाता है कि अब मेरा दर्द स्टार्ट हो गया, और वो दर्द तेज़ होने से पहले ही भय की वजह से एक पेन किलर खा लेते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर, कई तो इंजेक्शंस लगवा लेते हैं कि अब मेरे को पेन जब होगा मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो मॉडरेट टू सीवियर मतलब हल्के से हल्के पेन स्टार्ट होगा और अचानक बहुत ही तीव्र गति का हो जाएगा। तो इसको डायग्नोज़ करने का एक क्राइटेरिया रहता है। ऐसा नहीं, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो अम, किसी ब्लड टेस्ट में नहीं आती, किसी रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे, ईईजी इसमें नहीं आती हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं वो पूरा एक थैला भर के लेके आते हैं रिपोर्ट्स का, और ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल रहती हैं अनटिल एंड अनलेस कोई सेकेंडरी कॉज़ ना हो। अगर केवल माइग्रेन है तो उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती हैं, कुछ भी उनमें फाइंडिंग्स नहीं होते रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो रीज़न सिर में तो नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी होती कि उसमें फाइंडिंग्स आती तो होता कहाँ से? दिमाग में कुछ ना कुछ तो, एक आज तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, उसको कैच कर लेते हैं। प्रॉब्लम माइग्रेन की जो रहती है वो रहती है पेट में। तो हमारा डाइजेशन एसिडिक होने की वजह से, मतलब एसिड की वजह से माइग्रेन का मेन मूल कारण कारण है।
और इसकी तरफ बहुत कम ही वैद्य या डॉक्टर्स सोचते हैं। कई एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं जो उसकी तरफ सोचते हैं कि डाइजेशन लाइफस्टाइल को ठीक करके माइग्रेन को ठीक करा जा सकता है। और मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में कि कई वैद्य भी मेधा यानी जितनी भी मस्तिष्क पे काम करने वाली औषधियाँ हैं उसी पे फ़ोकस रखते हैं। पंचकर्मा में शिरोधारा देते रहेंगे, नस्यम देते रहेंगे और पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे वर्स होती रहती है और उसको कोई रिलीफ नहीं होता। तो इसका पूर्णतः जो इसका मूलतः जो कारण है वो हमारे पेट से रहता है और जब तक हम इसमें पेट ठीक नहीं करेंगे, तो ये माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता। जिसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा। कुछ रोगी हमें सुन रहे हों जिनको माइग्रेन हो तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। जब उन पेशेंट को हेडेक होता है, तो हेडेक के टाइम पे उनको नौज़िया या वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब जी मिचलाना या उल्टी हो जाती है, काफ़ी सीवियर होने पे। उल्टी होने के बाद पित्त निकलता है, खट्टा-खट्टी उल्टी निकलती है और उनका हेडेक हल्के-हल्के शांत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बताने के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि इट्स अ डिज़ीज़ ऑफ एसिड, मतलब तेज़ाब बनेगा और सिर दर्द होगा। तो एलोपैथिक दृष्टिकोण से तो हम इसको साबित नहीं कर सकते। पेशेंट कई बार हमें ये भी बोलता है कि डॉक्टर साहब गैस मेरे दिमाग में चढ़ती है, गैस बनती है तो मेरे सिर दर्द होना ही होना है, भूख बहुत तेज़ लग रही है, मैं खाना खाने के लिए लेट हो गया तो मेरे को सिर दर्द होना ही होना है, तेज़ धूप में चले जाऊँगा तो होना ही होना है। देर रात तक मैं जाग लूँ, नींद पूरी ना हो उसके बाद भी मेरे को सिर दर्द की परेशानी होनी होनी है। तो अगर हम इसमें थोड़ा-सा देखें तो ये अ, इंडिया वर्ल्ड में 6th मोस्ट डिसेबिलिटी इलनेस डिज़ीज़ कॉज़िंग डिज़ीज़ है, मतलब छठे नंबर पे इस डिज़ीज़ को रखा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन डब्ल्यूएचओ की तरफ से, जिसकी वजह से हमारी सोशल, प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ इफ़ेक्ट होती है। हाँ, और ज़्यादातर ये अर्बन पॉपुलेशन में देखा जाता है। अर्बन पॉपुलेशन जैसे जो आपकी शहरों में रहने वाली जो जनसंख्या है, उसमें ये बीमारी देखी जाती है क्योंकि पूर्णतः लाइफ़स्टाइल के ऊपर इसका निर्भर रहती है कि उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है। देर रात तक जागना, देर से उठना, अ, प्रोसेस्ड फूड, फ़ास्ट फूड या फिर अनहेल्दी फूड का ज़्यादा सेवन करना, सेडेंटरी हैबिट्स मतलब पैदल नहीं चलना और इस टाइप की जो लाइफ़स्टाइल रखते हैं। सुबह उठ के सबसे इम्पोर्टेंट चाय पीना, जो मैंने एक अपने प्रैक्टिस में कॉमनली देखा गया है, जो मैंने नोटिस करा है, जो लोग सवेरे उठ के खाली पेट पे चाय लेते हैं, चाय बिस्किट, चाय ब्रेड या जो भी उसके साथ स्नैक्स लेते हैं और लंबे समय तक कुछ नहीं खाते। जैसे अमूमन देखा है तो ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमनली रहता है। अगर 10 में से देखा जाए तो 6 महिलाएँ होंगी और 4 पुरुषों को इसकी शिकायत रहती है। तो महिलाओं में क्या एक दिनचर्या जो अगर हम इंडिया की बात करें कि दिनचर्या चल होती है, सुबह उठेंगे, चाय पी और अपने घरेलू कामकाज में लग गए। कामकाज में लगने के बाद वो अपने पूजा पाठ या जो भी कुछ अपना करने के बाद नाश्ता करती हैं। कई लेडीज़ तो नाश्ता करती ही नहीं हैं और वो सीधे के सीधे लंच करते हैं। तो एक उनका एक कॉमन सा लाइफ़स्टाइल है। हर किसी के घर की एक कहानी है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना है, घर के और काम करने हैं, तो उसमें वो अपनी मील को प्रायोरिटी ना देके बस एक चाय के ज़रिए लगभग मेरे हिसाब से आज के समय 95% लोग खाली पेट पे चाय पीते होंगे। तो चाय के ज़रिए कहानी चलती रहती है और एक दिन में चीज़ें लागू नहीं होती हैं और ये लाइफ़स्टाइल उनका 10, 12, 15 साल से रहता है। तो उनके दिमाग में ये भी रहता है कि ये तो मैं पिछले कई सालों से कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ और अब मेरे को हेडेक क्यों हो रहा है? तो वो एक दिन में उसका एसिडिक मीडिया हमारी बॉडी में नहीं बनता है, उसको लंबा समय लगता है। तो ये एक उसमें देखा जाता है कि लाइफ़स्टाइल में कि ये होता क्यों है, ठीक है। सेकेंडली जो ज़्यादातर जो इसके अदर सिम्पटम्स जो रहते हैं, बस यही कि सिर में दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, बंद आँख करके पड़े रहना, किसी की आवाज़ बर्दाश्त नहीं होना। तो इसके लिए एक डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि अम, कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिसके ज़रिए हम माइग्रेन को डायग्नोसिस कर पाएँ कि
कि ये माइग्रेन ही है हम बोल पाएँ। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाया अमेरिका ने। कई डॉक्टर्स ने मिलके दुनिया के एक क्राइटेरिया बनाया। तो उस क्राइटेरिया के ज़रिए अगर ये चीज़ है तो माइग्रेन है, अगर ये चीज़ नहीं है तो वो कुछ और है। एक सटीक डायग्नोस्टिक बनाया विदाउट एनी ब्लड टेस्ट और रेडियोलॉजिकल टेस्ट। तो उसके अंडर हम देखा जाए तो 3 सेक्शन हैं, 4 सेक्शन हैं, जिसमें सबसे पहला कि 1 साल में कम से कम 5 हेडेक होना ज़रूरी है। हम जैसे पहला हेडेक हुआ हम उसको माइग्रेन डायग्नोज नहीं कह सकते। कम से कम 1 साल में 5 हेडेक होना ज़रूरी है। वो बात अलग है, कई पेशेंट को जो आते हैं जब तक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो उनके एक-एक हफ्ते में 5-5 हेडेक हो जाते हैं या 1 महीने में 5-5 हेडेक उनके देखे जाते हैं। दूसरा क्लॉज़ जो है 4 घंटे से 72 घंटे तक हेडेक का बने रहना। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे उसको सिर दर्द हुआ और उसको हमने माइग्रेन कह दिया, आधे घंटे में अपने आप ठीक हो गया। तो हम पूछते हैं कि कब तक बना रहता है? तो ज़्यादातर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर पूरे दिन रहता है, तो गोली नहीं खाओ तब तक रहता है। कई बार 3 दिन तक मेरे को दर्द बना रहता है। तो 4 घंटे से 72 घंटे तक दर्द का बना रहना, 3 दिन बाद दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरा क्लॉज़ जिसमें 4 चीज़ें हैं और उसमें से 2 चीज़ें एटलीस्ट पॉज़िटिव होना ज़रूरी है, जैसे यूनिलेटरल लोकेशन मतलब आधे सिर में दर्द होना। ज़रूरी नहीं है, कई पेशेंट में दोनों तरफ भी पूरे सिर में जो भी दर्द होता है, उसको भी हम माइग्रेन के अंडर लेते हैं। सेकंड पल्सेटिंग क्वालिटी। पल्सेटिंग क्वालिटी मतलब जैसे कोई नस फड़क रही है सिर के अंदर, कोई ऐसा लग रहा है धक, 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 धक कर रहा है। कई पेशेंट तो कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है दिल दिमाग के अंदर आ गया और वो धड़क रहा है सिर के अंदर। थर्ड मॉडरेट टू सीवियर, हल्के-हल्के दर्द का स्टार्ट होना और एकदम से तेज हो जाना। फोर्थ एग्रीवेट बाय रूटीन फिजिकल एक्टिविटी, दर्द हो रहा है और आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपको कपड़े धोना, घर का काम करना, पैदल चलना, मार्केट जाना, जो भी आपके रूटीन वर्क हैं, जितना आप वो करते जाएंगे दर्द की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इन 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव। फोर्थ इसमें 2 पॉइंट हैं, नोजिया या वॉमिटिंग मतलब दर्द के समय जी मिचलाए या फिर उल्टी हो जाए। दूसरा पॉइंट है फोनोफोबिया, फोटोफोबिया। फोनोफोबिया मतलब तेज़ आवाज़ या आवाज़ का फोबिया मतलब आवाज़ अच्छी न लगना। फोटोफोबिया मतलब रोशनी अच्छी न लगना। पेशेंट टीवी देखना बंद कर देता है, मोबाइल देखना पसंद नहीं करता, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, मन करता है अंधेरे कमरे में मैं लेटा रहूँ। तो ये चीज़ उसमें देखी जाती है। तो इन दोनों में से एक चीज़ होनी ज़रूरी है और अमूमन देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सिम्पटम ही पॉजिटिव मिलते हैं। तो इसमें आप जान सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है माइग्रेन की वजह से। और इसमें ज़्यादातर 81% जो हमारा क्लिनिकल डाटा है, जो हमारी अब तक का रिकॉर्ड है, जो हमने अपना हर पेशेंट का हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि पेशेंट को किस एज ग्रुप का है, क्या कंडीशन है, सब चीज़ें हम उसमें रिकॉर्ड में रखते हैं। तो वो देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो 81% जो मेरे पास अब तक पेशेंट आए हैं उसमें फीमेल्स हमें मिली हैं और 19% मेल को रहता है। फिर यहाँ पर वही लाइफस्टाइल आ जाता है क्योंकि मेल सुबह काम पे निकल जाता है नाश्ता करके और फीमेल बिना नाश्ता करे काम पे रहती हैं, काम करती रहती हैं। अगर वो वर्किंग भी होती हैं तो अपने ब्रेकफास्ट को प्रायोरिटी ना देके वो खाली पेट ही अपना काम पे चली जाती हैं। तो इसलिए टीचर्स में ये बहुत कॉमनली देखा गया है और ऑफिस में जैसे बैंक वगैरह में जो काम करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है माइग्रेन। और इसके आगे अगर हम एज की बात करें तो आपकी जनरली ये यंग लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। 20 से 40 की एज में ये हेडेक अमूमन हमें देखने को मिलता है जो अपने पीक पे होता है। उससे पहले बच्चों में कुछ बच्चे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होता है। कुछ बच्चे भी आज देखे गए हैं मेरे पास काफ़ी, आज तक 5 छोटे बच्चे यानी 10 साल के 12 साल के उनको भी माइग्रेन हेडेक मैंने डायग्नोज किया, उनका ट्रीटमेंट किया, वो पूरी तरह ठीक है। ओल्ड एज में यूजुअली बहुत रेयर रहता है, तो ज़्यादातर आपको 20 से 40 और उसके बाद 40 से 60
की एज में, पर उनकी भी हिस्ट्री कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल की रहती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी लमसम जो हिस्ट्री रहती है ट्रीटमेंट की, तो वो जनरली 5 साल तो बोलता ही है कि डॉक्टर साहब पिछले 4-5 साल से मेरे को सिर में दर्द है, उससे पहले तो हमारे पास आ ही नहीं पाता है। तो ये एक, मैं इस मंच से ये एक लोगों को बताना चाहता हूँ कि वेरी फर्स्ट डे अगर आप अपने हेडेक का ट्रीटमेंट सीधे आप आयुर्वेद में कराएँ, तो आपको स्टार्टिंग में ही इस हेडेक से ठीक आपको निजात मिल सकती है और आगे तक आपको अपना पैसा, अपना समय, अपनी पर्सनल लाइफ खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं, कई बार पेशेंट आते हैं जिनको 25 साल से ऊपर, मतलब 30-35 साल तक के भी पेशेंट रिकॉर्ड में हैं कि उनको 35 साल से सिर में दर्द है। 1 महीने में कम से कम 20-25 बार हेडेक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो घर का कोई काम नहीं कर सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, बच्चों की पढ़ाई नहीं देख सकते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। और पैसा जो अलग खर्च होता है ट्रीटमेंट की, वो एक डिफरेंट थिंग है। अगर हम इस माइग्रेन की बात करें तो अब हम इसमें कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आप सोचें कि कोई छुपा हुआ फ़ॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत धारणा है। मेरे पास कई मेरे साथी और कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है? कोई फ़ॉर्मूला हो तो आप बता दीजिए। तो फ़ॉर्मूला तो ओपन है, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा कि हाँ, हम दवाइयाँ देते हैं। पर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लाइफ़स्टाइल। फिर मैं एक बात दोहराऊँगा, जो आपका डेली रूटीन है, आप उठते किस समय हैं, आप सोते किस समय हैं और आप क्या खाते हैं नाश्ते में, दोपहर के खाने में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट देने से पहले मैं हर पेशेंट से यही बोलता हूँ कि आप सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करिए, ताकि हम इसको आपको ठीक कर पाएँ। क्योंकि अगर आप लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करोगे, तो इट डज़न्ट हेल्प। आप ये हम चाह के भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय पे उठें, मतलब समय पे सोएँ। आपके जो अगला दिन स्टार्ट होता है, वो आपके रात के सोने से, कि आप रात को 10, सवा 10 बजे तक, साढ़े 10 तक, आजकल बहुत कॉमन हो गया कि लोग 12-12, 1-1 बजे तक सोते हैं, पर नहीं, 10 बजे सोएँ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, 6 बजे, जैसी आपकी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप उठ जाएँ। एटलीस्ट हमें 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। सेकेंडली आपका अ, उठने के बाद 2 गिलास गर्म पानी पीना। 2 गिलास गर्म पानी पीने का तात्पर्य ये है कि ओवरनाइट जो आपका एसिड है, ये रात भर जैसे आपने 8 साढ़े 8 बजे ऑन एन एवरेज आपने डिनर किया, तो पिछले 12 घंटे से आपका पेट खाली है, 10 से 12 घंटे से। और एक बॉडी की टेंडेंसी रहती है कि 3 घंटे में ही हमारा एसिड दोबारा से बनने लग जाता है। तो जब हम सुबह उठते हैं, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। और सुबह उठते ही तो हम कुछ खा नहीं सकते, तो सबसे पहले 2 गिलास पानी पी के उसको डाइल्यूट करना है। पानी कई लोग 5-5 गिलास, 4-4 गिलास भी पी जाते हैं, इतना भी नहीं पीना है। 2 गिलास पानी मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ सफिशिएंट है। पानी पी के अपना एक वॉक पे जाएँ। वॉक पे जाने से आपकी वॉक पे जाने से आपकी जो अ, जो गति है इंटेस्टाइन की, वो हमारी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है उसको भी जगाना ज़रूरी है। तो हम कम से कम 40 से 45 मिनट हम उसमें एक डेली ईज़ी वॉक, आप भागना चाहें, अगर आपका स्टैमिना है तो आप जॉगिंग कर सकते हैं। आपका अगर आपको गेम्स पसंद करते हैं तो गेम्स खेल सकते हैं, आप योगा करना चाहते हैं तो योगा कर सकते हैं, नहीं तो आप ईज़ी वॉक, बस एक, अगर आप 40-45 मिनट भी ईज़ी वॉक करते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर आप ईज़िली कवर करते हैं। देन आफ्टर आप फिर आता है हमारे ब्रेकफ़ास्ट का टाइम। तो ब्रेकफ़ास्ट में 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे नाश्ता कर लेना है आपको। हुँ, तो नाश्ते में जनरली लोग चाय से स्टार्ट होता है, नहीं तो पराठे, रोटी, सब्ज़ी, वो चीज़ हमें नहीं लेनी है, हमें डायरेक्ट अन्न नहीं लेना है, जैसे गेहूँ, चावल, इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करनी है। और जैसे प्रोसेस्ड अन्न होता है, जैसे पोहा है, उपमा है, दलिया है, ये प्रोसेस्ड में आते हैं। इस टाइप के एक हल्का स्नैक्स लीजिए, साथ में थोड़ा-सा प्रोटीन का सोर्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा-सा आप एग वगैरह ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप थोड़ा-सा पनीर लें और प्रेफ़र करें कि आप एनिमल प्रोटीन लें।
स्प्राउट्स वगैरह कई बार इनडाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके बाद आप अपना साथ में 1 बाउल एक फ्रूट्स रहेगा, जिसमें मिक्स फ्रूट मैं प्रेफ़र करता हूँ। और फ्रूट्स कई बार सोचते लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अनार ले लूँ, सेब ले लूँ, इस टाइप की चीज़ें नहीं। आपको जो भी सीज़न की फ्रूट्स आ रहे हैं, जो कुदरत हमें उस मौसम में दे रही है, आपको वही फल और सब्जियों पे रहना है। तो आपने मिक्स फ्रूट लिया, थोड़ा-सा नींबू ले सकते हैं स्वाद के लिए, थोड़ा-सा आप हरी चटनी भी ले सकते हैं, दही लेना चाहें दही ले सकते हैं। ये एक आपका हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये आप ले सकते हैं ब्रेकफ़ास्ट में। देन आफ्टर इसके 3 घंटे बाद आपने लाइट ब्रेकफ़ास्ट लिया, ब्रेकफ़ास्ट की क्वांटिटी आपको इतनी रखनी है कि वो 3 घंटे के अंदर आपका पच जाना चाहिए। यानी 2 घंटे बाद आपको भूख लगने लग जाए और 3 घंटे में आपको अच्छी खासी भूख लग जाए। फिर 11 बजे के आस-पास आपको एक हल्का-सा स्नैक्स लेना होता है केवल अपनी जठराग्नि को बूस्ट करने के लिए। तो उसमें आपने मखाने ले लिए, आपने फ्रूट्स ले लिए, आपने पनीर सैंडविच बना लिया ब्राउन ब्रेड का। इस टाइप का वो शॉर्ट मील आपको लेके देन फॉरवर्ड आपको लंच की तरफ। लंच 1 डेढ़ बजे आप जब शॉर्ट मील लेंगे तो 1 डेढ़ बजे आपको अच्छी भूख लगेगी। उस टाइम आपने दाल, चावल, थोड़ी सलाद, थोड़ा दही, रायता इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। नहीं तो सब्ज़ी रोटी भी अगर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सामने आती है, अन्न कैसा लें हम? तो अन्न में हम 12 महीने गेहूँ नहीं खाना चाहिए, कभी मौसम के हिसाब से जौ, बाजरा, मक्का या फिर कोई 12 महीने एक जैसा ही खाना चाहता है, उसके पास नहीं है समय इन सब चीज़ों का, तो मिस्सी आटा घर पे बना सकता है अपना, जिसमें 3 किलो गेहूँ, 2 किलो जौ और 1 किलो चना। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो जौ और 1 किलो चना। इसको थोड़ा-सा उसको पीस के मोटी छन्नी से छानना है, बिल्कुल फाइन छन्नी से नहीं छानना है ताकि फाइबर उसमें बरकरार रहे। इसकी रोटी आप ले सकते हैं। रोटी अपनी भूख के अनुसार वही 2 घंटे में आपको पेट खाली चाहिए। फिर आपका इवनिंग स्नैक्स में आप कस्टर्ड ले सकते हैं, आप मिल्क शेक ले सकते हैं, अ, आप और भी चीज़ें जैसे फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, चने परमल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, इस टाइप के सूप ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने स्नैक्स में ले सकते हैं। देन आफ्टर आपका डिनर टाइम 7:30 टू 8। जितना आप लेट होते जाएँगे, उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता जाएगा। और अगर आप कभी लेट भी लेते हैं, तो जितना आप लेट लेंगे, तो उसको आप बिल्कुल लाइट फूड करते चले जाएँ। तो 7:30 से 8 बजे का टाइम बिल्कुल ठीक होता है और सोने का समय 10 बजे, तो 2 घंटे का हमें गैप मिल जाता है डाइजेशन के लिए। तो आपने सब्ज़ी रोटी मैं प्रेफ़र करूँगा, सलाद और नहीं लेना चाहिए रात में। और दही का सेवन आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आयुर्वेद में रात में निषेध बताया है दही का सेवन, पर अगर हम माइग्रेन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दही डाइजेशन बढ़ाता है, अगर आपको बॉडी को सूट करता है तो आप ले सकते हैं, वो आपको उसमें नुकसान नहीं करेगा। देन आफ्टर 10 बजे 1 ग्लास दूध भी पी सकते हैं आप, थोड़ा-सा जो मधुर आहार लेंगे, आप अ, रसमलाई है वो ले सकते हैं, कस्टर्ड ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं अगर आप शौकीन हैं, तो वो आप लेके उसके बाद अपना सो जाएँ। तो इसमें आपको जो मेन चीज़ जो हमने लाइफ़स्टाइल बताई है आपका ऑलमोस्ट 50% ट्रीटमेंट है। अब हम थोड़ा-सा आपसे बात करेंगे कि दवाइयों की तरफ कि दवाइयाँ इसमें कौन-कौन सी रहती हैं, तो इसमें नारिकेल लवण हम देते हैं, जिसमें सुबह-शाम 1-1 ग्राम नारिकेल लवण रहता है खाली पेट पे। और कैप्सूल न्यूमेक्स रहता है, ये सितोप्लाज़ी चूर्ण और सूक्ष्म का रस का कॉम्बिनेशन है। ये शशि चंद्र वैद्य बालाजी प्रकाश जी की शशि चंद्र रसशाला है, जिसमें इनका एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने बनाया है। और इसमें रसोन वटी जिसमें 2-2 गोली दिन में 3 बार रसोन वाली वटी की, गोदंती मिश्रण 2 रात में सोते समय। और कई बार तो पेशेंट को दही से इन सब चीज़ों से थोड़ी-सी एलर्जी होती है या साइनोसाइटिस माइग्रेन होता है, जैसे जो उठते ही सिर में यानी दर्द के साथ है, जैसे मॉर्निंग में उठेंगे तो सिर दर्द के साथ उठेंगे, तो उनके लिए एक झंडू स्नीज़ क्योर एक काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ये भी वैद्य पद्मश्री वैद्य बालाजी प्रकाश जी का है। ये आज के कोरोना काल में भी लोगों की इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत अच्छा साबित हो रहा है, तो आप इससे भी ले सकते हैं। तो एक जनरल सा ट्रीटमेंट है और सबसे मेन चीज़ है कि
आपका फूड कंपाइलेशन कि आप फूड कैसे कंपाइल करते हैं, प्रॉपर खाते कैसे हैं, क्या आपका लाइफ़स्टाइल रहता है। तो जो मैं बस आपको जो समझाना चाहता हूँ कि माइग्रेन एक पूर्णतः पेट की बीमारी है और महिलाओं में ज़्यादातर इसलिए देखी जाती है कि क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो यूजुअली जो लाइफ़स्टाइल है वो अ, वही है कि सुबह का पूरा दिन उनका भाग-दौड़ में निकल जाता है और ब्रेकफ़ास्ट के लिए टाइम नहीं मिलता है। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में आज तक नोटिस किया है, जो हमने अपने रिकॉर्ड्स में देखा गया है कि जो मेजर कारण एसिडिक फूड है। तो एसिडिक फूड ना केवल माइग्रेन में और भी चीज़ों में वो रहता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है। शशि जी, जो हेडेक आपको रहता है ये आपको जानने के लिए मैंने आपको इसमें शो में स्टार्टिंग में भी बताया है कि कुछ एक चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे 1 साल में कम से कम 5 बार सिर दर्द रहना और दर्द के समय जी मिचलाना या उल्टी जैसा आपको फ़ील होना, तेज़ आवाज़, तेज़ रोशनी अच्छी ना लगना, इन दोनों में से एक चीज़ लक्षण होना ज़रूरी है। आधे सिर में या पूरे सिर में दर्द हो, कई बार आँखों में भी अ, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि ये हमारी आँखों में दर्द है, आँख के जो बॉल्स हैं उसमें हमें काफ़ी पेन रहता है। तो माइग्रेन का पेन रेडिएट होता आई बॉल्स में भी देखा जाता है और एक माइग्रेन की कैटेगरी रहती है ऑकुलर माइग्रेन, तो वो भी इस कैटेगरी में ही आता है। एक और क्वेश्चन है अलका जी का, इज दिस मैंडेटरी फॉर माइग्रेन टू हैव अ हेडेक विद नॉजिएटिंग फीलिंग? अनदर क्वेश्चन, तो पहले मैं इसमें इसका आंसर दे देता हूँ। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। आइदर यू हैव फोनोफोबिया, फोटोफोबिया मीन्स तेज आवाज़, तेज रोशनी से परेशानी और नोजिया वॉमिटिंग, इन दोनों में से एक चीज़ होना ज़रूरी है। अगर दो जनरली दोनों ही देखी जाती हैं, पर एक चीज़ होना ज़रूरी है, अगर दोनों नहीं है तो वो माइग्रेन कैटेगरी में नहीं आता। अनदर क्वेश्चन, मेनी टाइम्स वी correlate the headache with acidity caused by skipping our meal. How much relevant is this? Yeah, it's 100% relevant. Migraine headache is a disease of acidic media of stomach और जो मील स्किप करना है इसमें सबसे मेजर रोल देखा गया है और हम सबसे इम्पोर्टेंटली डाइट के ऊपर काम करके माइग्रेन को पूरी तरह ठीक करते हैं। तो होप सो अलका जी आपको मेरा जो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अपना लाइफस्टाइल ठीक करके भी आप इसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और कई बार तो पेशेंट को ये भी लगता है कि हम कहते हैं कि आप सुनते रहते हैं उनकी कि कितने साल से है। जैसे आज ही मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आए, तो उनको 20 साल से डॉक्टर साहब दर्द है और झाड़-फूँक के अलावा मैं हर टाइप का ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ। वही लाइफ़स्टाइल चाय पी के घर का काम करके, पूजा-पाठ करके अपना नाश्ता करना, पेट पूजा सबसे लास्ट में करना, 10 कई बार करना ही नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि अगर मैं कहूँ कि आप 4 महीने में ठीक हो जाओगे, तो जो हमारा प्रोटोकॉल है जो कि वो 4 मंथ्स का प्रोटोकॉल रहता है, ऑलमोस्ट 90% पेशेंट उसमें 4 मंथ्स में रिकवर हो जाते हैं। कुछ एक पेशेंट तो थोड़ा बहुत आगे भी देना पड़ता है। तो 100% फिक्स तो मेडिकल फील्ड में कुछ नहीं होता। तो वो पेशेंट शी वाज़ शॉक्ड और वो पहली पेशेंट नहीं है, बहुत सारे पेशेंट शॉक्ड होते हैं और कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 20 साल से मैं सर दर्द से परेशान हूँ। आज तक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, इतनी एमआरआई, सीटी स्कैन करा लिया और मैं अब आज तक ठीक नहीं हो रही। अम, तो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग रहता है और जब हम ट्रीटमेंट के बाद उनका रिव्यू लेते हैं, तो उनको काफ़ी उनको महसूस होता है कि हाँ, मैं हम किस दलदल से बाहर निकले हैं, हमारी ज़िंदगी पहले कैसे थी। कई पेशेंट तो ऐसे आए हैं कि वो सोच ही नहीं सकते थे कि कभी हेडेक हमारा कभी ठीक होगा। तो आज कई-कई साल बाद भी हमारे पेशेंट जो हमारे कॉन्टैक्ट में रहते हैं और वो पूरी तरह हेल्दी हैं और बस वही चीज़ है अपना लाइफ़स्टाइल को अपना मेंटेन करें। नेचर जी, एक और क्वेश्चन है, मुझे माइग्रेन है, बहुत तेज़ दर्द रहता है, उस टाइम इमरजेंसी मेडिसिन बताएँ सर। सर आयुर्वेद में हम तुरंत होता हुआ दर्द को नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें कि मैं तुरंत होता हुआ दर्द रोक दें, नहीं ऐसी कोई मेडिसिन फ़िलहाल मेरे
पास तो नहीं है, हो सकता है कई वैद्य हों जो इस टाइप की चीज़ें रोक सकते हों, उस टाइम तो आपको एक एलोपैथिक पेन किलर की ज़रूरत ही पड़ेगी। बट हमारा जो दर्द है, हम आपको उसको होना रोक सकते हैं, मतलब ग्रेजुअली वो होना ही बंद हो जाएगा, होगा ही नहीं सर दर्द। हाँ जी, प्रवीण शर्मा जी, क्लस्टर माइग्रेन क्लस्टर हेडेक एक टाइप का अलग टाइप का हेडेक रहता है, डिफ्यूज़ हेडेक। उसको वो एकदम से स्टार्ट होता है, एकदम से ठीक हो जाता है। और माइग्रेन में भी अगर क्लस्टर माइग्रेन की बात करें कि पूरे सर में आपका माइग्रेन रहता है, तो माइग्रेन कई चीज़ों का आता है। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास ओकुलर माइग्रेन के, कई पेशेंट आते हैं हमें अलग-अलग सिम्पटम देते हैं, पर सबका अगर हम देखा जाए तो कॉमन ही ट्रीटमेंट रहता है, कॉमन ही लाइफ़स्टाइल रहता है। अगर हम मॉडर्न साइंस के थ्रू अगर हम प्रॉपरली उसको अलग-अलग कोरिलेट करके अलग-अलग ट्रीटमेंट दें तो ऐसा नहीं है। नर्व्स के साथ और उनके लाइफ़स्टाइल को ठीक करके हम ऑलमोस्ट सभी टाइप के माइग्रेन ठीक करते हैं। अभिषेक जी, आपका सवाल है कि सर केवल अग्निमंदे की चिकित्सा से माइग्रेन सही हो जाता है क्या? देखिए, चिकित्सा तो हमें अग्नि की करनी है, और पर इसमें अग्निमंद हमें नहीं मिलता है, पेशेंट को एपेटाइट बहुत अच्छी होती है। अग्निमंद कब देखा जाता है, वो लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं, कई पेशेंट तो पूरे दिन में एक ही बार खाते हैं। तो उनकी अग्नि को हम अग्निमंद कह सकते हैं, पर यहाँ पर तो हाइपर एक्टिविटी मिलती है। उनको भूख बहुत लगती है, भूख ना उसको खाना ना खाने की वजह से माइग्रेन उनको होता है। तो एक हमारे क्लॉज रहता है कि एक जो ट्रिगरिंग फैक्टर जो माइग्रेन के जो रहते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन हेडेक ट्रिगर होता है डेली लाइफ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मिसिंग ऑफ मील्स। यो वेलकम शशि प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिलहाल अपने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हेल्थ लिंक तथास्तु चैनल को कि उन्होंने मेरे को ये मंच प्रदान किया और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए बोला। एक सवाल और है अभिषेक दयाल का, और यह वात पित्त या कफ इसमें से किससे होता है? ये जनरली पित्त में होता है। पित्त की नाड़ी काफ़ी तीव्र मिलती है, और हम पित्त की नाड़ी को हम अगर अग्नाशय जो हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर हैं वहाँ पर अगर आप पैल्पेट करेंगे तो अभिषेक जी वहाँ पर आपको स्वेलिंग मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी हर माइग्रेन पेशेंट में। तो आप इसको एक मॉडर्न एस्पेक्ट से भी और आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से दोनों से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो पित्त इसमें हमारा डोमिनेंट रहता है। तथास्तु चैनल हेल्थ लिंक तथास्तु फेसबुक पेज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और कि उन्होंने मेरे को ये मंच प्रदान किया। धन्यवाद।